नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं नौसारी, जहां प्रधानमंत्री मोदी जो है लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। किए गए हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है तो महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को आप लाइव देख सकते हैं। सभी के साथ बैठक करते हुए पीएम मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं। नौसारी में प्रधानमंत्री जो है एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान सभी महिलाएं जो हैं इस दौरान मौजूद है। लखपति दीदी को लेकर भी इस कार्यक्रम में चर्चा की जा रही है। पीएम मोदी को आप लाइव देख सकते हैं महिलाओं से बातचीत करते हुए। तो पीएम मोदी आज महिला दिवस के अवसर पर गुजरात पहुंचे हैं, जहां गुजरात के नौसारी में वो महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुख्य बिंदुओं पर वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आपको नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम महिला दिवस पर जो है आयोजित किया गया है। महिलाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। तो पीएम महिलाओं को संबोधित करते हुए आप पीएम मोदी को देख सकते हैं। आज महिला दिवस है और इस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गुजरात दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उनका ये गुजरात दौरा है। इस दौरान वो महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस बार महिला दिवस के अवसर पर ऐसा पहली बार ये आयोजन किया गया है कि पीएम की सुरक्षा में भी सभी तरीके से महिलाओं को लगाया गया है। महिलाएं ही हर कार्यक्रम में भागीदारी कर रही हैं, हर तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। पुलिस भर्ती में भी, पुलिस सुरक्षा को भी लेकर जो योजनाएं बनाई गई हैं उसमें भी महिलाएं जो हैं वो शामिल हैं। तो आपको बता दें, पीएम मोदी जो है वो महिला दिवस के कार्यक्रम पर गुजरात पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें, नौसारी में पीएम मोदी जो है अभी संवाद कर रहे हैं। कुछ देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। तो महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जो है महिलाओं के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी जो है वो संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अब कुछ ही देर में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, नौसारी महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी जो है वो महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जो है गुजरात दौरे पर है। वो नौसारी में संवाद करते हुए महिलाओं से नजर आ रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो जोर पकड़ रही हैं। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। कैबिनेट विस्तार की घड़ी जो है वो नजदीक आ गई है। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में सीएम धामी जो है मौजूद है। सीएम के कार्यक्रम के बाद चर्चाओं का बाजार भी जो है वो गर्म हो गया है। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं का बयान भी सामने आने लगा है। नेता भी कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम धामी आज भी दिल्ली रुक सकते हैं। तो कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जो है वो काफी तेज हो गई है। सीएम धामी 2 दिनों से दिल्ली में मौजूद है। इससे कयास ये लगाया जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार जो है वो किया जा सकता है। नेताओं के बयान भी इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। सभी जो है वो कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, सीएम धामी जो है वो 2 दिनों से दिल्ली में मौजूद है। आज भी वो दिल्ली में रह सकते हैं। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही कैबिनेट विस्तार जो है किए जाएंगे। सीएम धामी का दिल्ली दौरा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के बाद ये कयास लगाई जा रही है कि जैसे ही सीएम धामी जो है वापस लौटेंगे वो कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर ये चर्चाएं जो है वो काफी तेज हो गई हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में सीएम धामी जो है वो मौजूद है। आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार की घड़ी भी नजदीक आ गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं को लेकर जोर जो है वो पकड़ चुका है। चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है सीएम धामी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। पिछले 2 दिनों से सीएम धामी जो है वो दिल्ली में मौजूद है।
इससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार जो है वो किया जा सकता है। बीजेपी नेताओं का भी इस मामले पर बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। नेता भी लगातार कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जो है वो काफी तेज हो गई हैं। लंबे समय से उत्तराखंड में कई मंत्रियों के पद जो है वो खाली हैं, जिसको लेकर भी विपक्षी पार्टियां जो है वो हमला करती रही है। इस बार अब एक बार फिर से ये कैबिनेट विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो तेज नजर आ रही हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, सीएम पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मौजूद है, तो क्या माना जाए कितनी जल्दी कैबिनेट विस्तार? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो कैबिनेट विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो लगातार उत्तराखंड में तेज हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी दिल्ली में हैं और जिस प्रकार से उनके कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं, कह सकते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत वहां पर हो रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने की संभावना यहाँ पर लगातार चल रही है। पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं, पार्टी नेताओं की जो बयानबाजी अब तक देखने को मिली है, उस बयानबाजी के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी लोग इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार की बात को यहाँ पर स्वीकार रहे हैं और जल्द से जल्द इसकी संभावनाओं को जताने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर करना है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब सरकार को उन सब चीजों को लेकर तैयारी जो हो रही है उस पर अंतिम मोहर लगाने के और मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि उनकी तरफ से क्या कुछ इस मामले पर निर्णय यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजियों का दौर है, जो सियासत इस समय चल रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में इस बार मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं चल रही है उसको जल्द ही यहाँ पर मूर्त रूप यहाँ पर मिल सकता है और धामी सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही आपने नए चेहरे की बात की, तो क्या लगता है कौन से ये नए चेहरे जो है इस कैबिनेट विस्तार में शामिल हो सकते हैं? इसके साथ ही क्या इस तरह के भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं कि जिन मंत्रियों का कार्यकाल के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है उन्हें हटाया जा सकता है? देखिए, आधार कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। मंत्रिमंडल में विस्तार का आधार या मंत्रिमंडल फेरबदल के आधार कुछ भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 3 साल इस धामी सरकार के इस नई जो सरकार है इसके 3 साल का जो कार्यकाल होगा इस मार्च के महीने में पूरा यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि जो मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर यहाँ पर बातचीत हो सके, या जो लगातार कुछ मंत्रियों के खिलाफ इस समय बयानबाजी का दौर चल रहा है या जो आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके आधार पर कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। तो आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस समय बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हों या फिर कैबिनेट मंत्री हों या फिर दूसरे पार्टी संगठन के बड़े नेता हों, जिस प्रकार से इस बार मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात को यहाँ पर स्वीकार है, तो उससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये चीजें यहाँ पर हो सकती है। धामी सरकार में नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। इसके लिए पार्टी का जो क्षेत्रीय और जो जातीय जो समीकरण होगा उसके आधार पर हरिद्वार जनपद, उधम सिंह नगर जनपद और नैनीताल जनपदों में से यहाँ से जो पार्टी के जो विधायक होंगे उनमें से यहाँ पर नए मंत्रियों के चेहरों के रूप में उन्हें यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिन तो क्या माना जाए कि जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी? क्या जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी? मंत्रिमंडल रिसफल यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जातीय क्षेत्रीय दोनों ही समीकरणों को साधने का काम यहाँ पर होगा। अगर इसके अलावा जो पहाड़ और मैदान का जो समीकरण है, पहाड़ और मैदान का जो बैलेंस होता है उसको भी रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अभी आप वर्तमान में कह सकते हैं कि हरिद्वार क्षेत्र से, हरिद्वार जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से अभी एक भी ये कह सकते हैं, हरिद्वार जनपद से अभी एक भी कोई मंत्री यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उन सब चीजों को साधने का काम सरकार के नए मंत्रिमंडल में यहाँ पर हो सकता है और उसके लिए उपयुक्त चेहरा आप कह सकते हैं कि पूर्व मंत्री मदन कौशिक यहाँ पर हैं, बंशीधर भगत यहाँ पर हैं, नए चेहरों के रूप में विनोद कंडारी यहाँ पर आ सकते हैं, राम सिंह केड़ा यहाँ पर आ सकते हैं और उमेश शर्मा गांव यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जातीय क्षेत्रीय दोनों ही समीकरणों को साधने का काम यहाँ पर होगा। लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है कि मंत्रिमंडल में रिसफल करना है, मंत्रिमंडल फेरबदल करना है, नए मंत्रियों को शामिल करना है, उसके लिए सब चीजों का निर्णय वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर करना है। तो अब देखना यही होगा कि क्या कुछ सरकार अंतिम निर्णय यहाँ पर ले पाती है और किस वजह। बिल्कुल अभय, क्या ये माना जाए कि जिन मंत्रियों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है?
तो बिल्कुल आधार सबसे बड़ा वही यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो आक्रोश इस समय जनता के बीच में देखने को मिला वो सरकार के प्रति नहीं बल्कि सरकार के मंत्रियों को लेकर यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंत्रियों की तरफ से जो बयानबाजी यहाँ पर की गई है उसके खिलाफ जनता का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राज्य की जनता इस समय सिर्फ एक ही मांग करती हुई नजर आ रही है कि आप यूसीसी लागू करने के बाद सरकार अगर बातचीत यहाँ पर करना चाहती है तो फिर ऐसे मंत्रियों को हटाने का काम यहाँ पर करें जो लगातार पहाड़ विरोधी बयानबाजी करते हैं, राज्य की जो अखंडता उसको तोड़ने का काम यहाँ पर करते हैं। तो उसको लेकर बातचीत हो रही है और ये कहा जा सकता है कि जल्द ही ये भी एक आधार यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों को हटाने का यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल। अब है जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार में बहुत सारे नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है, अब तो ये कैबिनेट विस्तार के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत अब है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर के। पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। आयु सीमा में छूट दिए जाने का यह पूरा मामला है, जहां दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति परिणाम जारी करने के पर हाईकोर्ट ने ये रोक लगा दी है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे। 25 मार्च को अगले मामले की सुनवाई जो है वो की जानी है। आपको बता दें सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक जो है वो शामिल होंगे। तो पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम पर फिलहाल रोक लगा दिए गए हैं। आपको बता दें प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान ये रोक लगाई गई है। आपको बता दें आयु सीमा में छूट दिए जाने का ये पूरा मामला है। दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया जो है वो जारी रखने की बात कही है, लेकिन जो परिणाम है उस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें 25 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई की जानी है। वही सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक जो है वो जुड़ने वाले हैं। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, पुलिस भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक और भर्ती जो परीक्षा है वो विवादों के साये में यहाँ पर आ चुकी है। पूर्व में भी UKSSC की तरफ से जो भर्ती परीक्षाएं कराई गई थी उस पर नकल कराने या फिर पेपर लीक के जैसे बड़े आरोप यहाँ पर लगे थे, जिसके चलते कह सकते हैं कि UKSSC से भर्ती परीक्षा को कराने का जो मामले थे उनको हटाने का काम सरकार की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन 2 साल के बाद ये कह सकता है कि पुनः UKSSC को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई थी और इस समय UKSSC की तरफ से जिस भर्ती पुलिस की जिस भर्ती परीक्षा को कराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है उस पर हाईकोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है उस परिणाम पर रोक लगाने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए और कहा गया है कि बिना अनुमति के पुलिस भर्ती परीक्षा का जो परिणाम होगा उसको यहाँ पर पुलिस विभाग की तरफ से जारी नहीं किया जा सकता, UKSSC की तरफ से जारी नहीं किया जा सकता। इस समय इस बात को लेकर ये कह सकते हैं इस भर्ती परीक्षा को लेकर एक वाद हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है और उस वाद में कह सकते हैं कि आयु सीमा को लेकर सारी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। एक चमोली निवासी की तरफ से एक याचिका यहाँ पर दाखिल की गई थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि जो 2000 पदों पर पुलिस विभाग की जो भर्ती परीक्षा UKSSC करा रहा है उसमें ये कह सकते हैं कि 1541 नए पद हैं, बाकी जो पद हैं वो पुराने भर्ती परीक्षाओं के छूटे हुए पद हैं। ऐसे में जब 2 साल तक कोई भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर पुलिस विभाग की तरफ से उसको पूर्ण करने का काम नहीं किया गया था तो उस दौरान ये कहा जा सकता है कि लगातार कई ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर रहे जिनकी आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है और उनकी तरफ से पूर्व में इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया गया था। इसलिए नई भर्ती परीक्षा में उन्हें भी शामिल करने की मांग उनकी तरफ से यहाँ पर की गई थी। उसी पर कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में यह मामला यहाँ पर चल रहा है।
अगली सुनवाई 25 मार्च को यहाँ पर होनी है। तब तक के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक ये विवाद कंप्लीट नहीं हो जाता, इस पर कोई निर्णय नहीं आ पाता, तब तक इस भर्ती परीक्षा को जारी रखने का काम पुलिस विभाग की तरफ से तो किया जा सकता है, लेकिन उसके जो परिणाम होंगे उससे किसी भी स्तर पर यूके SSS की तरफ से जारी नहीं किया जा सकता है। जी, तो क्या माना जाए कि ये भर्ती प्रक्रिया है जो है वो चलती रहेगी, बस परिणाम पे रोक लगाया गया है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो 2000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया इस समय चल रही है वो भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। सभी जनपदों में जो आवेदक आए हैं उनकी भर्ती परीक्षा अपनी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, उनका जो शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है उसको यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो लिखित परीक्षा यहाँ पर होनी है उसमें अभी समय है, तो ऐसे में फिजिकल के लिए तो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर अर्थता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा यानी जो परीक्षा का जो परिणाम यहाँ पर निकलेगा वो बिना हाईकोर्ट की अनुमति के यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। इसलिए परिणाम पर रोक लगाई गई है। भर्ती परीक्षा को जारी रखने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। जी, तो अभय क्या माना जाए, क्योंकि जब तक ये हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई जाएगी तब तक उस स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने परीक्षा दे दिया है? देखिए, अभी जो परीक्षा दे रहे हैं आप उसमें समझ सकते हैं कि पहले जो शारीरिक जो परीक्षा होती है उसको करने का काम इस समय पुलिस विभाग की तरफ से किया जा रहा है। जब शारीरिक परीक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और उसमें कम से कम 1 से 2 महीने का समय यहाँ पर लगता है। तो अभी फिजिकल यहाँ पर चल रहा है, जो शारीरिक परीक्षा वो यहाँ पर चल रही है, जिसको पूर्ण होने में अभी कम से कम 1 महीने का समय और यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि सभी जनपदों में इस समय शारीरिक परीक्षा यहाँ पर चल रही है और एक एक करके ये कह सकते हैं कि हर आयु वर्ग के जो रखे गए हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर चल रही है। इसके बाद लिखित परीक्षा के जो परिणाम होंगे फिलहाल उस पर भी रोक लगेगा। उसके बाद ये कह सकते हैं कि मेडिकल होना है, उसके बाद अंतिम सूची यहाँ पर जारी की जाती है, यानी जो परीक्षा का जो परिणाम होता है वो उसके बाद जारी हो पाता है। तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय यहाँ पर विभाग के पास रहता है। इसलिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि भर्ती परीक्षा को जारी रखने का काम यहाँ पर किया जाए, लेकिन जो अंतिम परिणाम जो यहाँ पर जारी किए जाएंगे वो बिना हाईकोर्ट की अनुमति के जारी नहीं किया जा सकता। और उस पर यह कहा जा सकता है कि अगली सुनवाई अगर 25 मार्च को है तो फिर अगर कुछ निर्णय उस दौरान निकल पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कहा जा सकता है कि भर्ती परीक्षा भी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तरह और लंबी यहाँ पर खींचती हुई नजर आएगी। जी, तो अभय, स्टूडेंट्स में किसी तरह का विरोध इसे लेकर? देखिए, अभी तो ये कहा जा सकता है कि स्टूडेंट किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो अभ्यर्थी हैं जिनकी आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जरूर यहाँ पे किया था और भर्ती परीक्षा किन्हीं कारणों से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उनकी तरफ से जरूर इसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। इसीलिए उनकी तरफ से हाईकोर्ट में बाद ये कह सकते हैं कि याचिका दाखिल की गई थी और उसी पर हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय यहाँ पर लिए गए। तो अभी ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो भर्ती परीक्षा इस समय गतिमान है वो अभी गतिमान है और उसको अभी जारी रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने राजनीति में हलचल तेज कर दी है। तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी कोटद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कहा कि विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है और वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उनकी बोलने की मर्यादाएं हैं। सब चीज को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है। तो प्रेमचंद को बोलने की मर्यादा है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद के बयान को लेकर एक बार फिर जो है वो बवाल मच गया है। इन्हें लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर अन्य विपक्षी पार्टियों का भी बयान जो है वो सामने आया है। वो बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है। उस तरह से वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है और उनकी बोलने की कुछ मर्यादाएं हैं, उन्हें बोलने से पहले सोचना होगा। तो सब चीज को लेकर उनके पास बोलने का उचित प्लेटफॉर्म भी है। पार्टी का पूरा ख्याल उन्हें रखना चाहिए था। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का
प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर गैरसैंण में हुए आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गैरसैंण में जो नेता मंत्री प्रेमचंद को मंत्री पद से हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे वो सड़क छाप है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे नेता आंदोलन के रूपरेखा जो है वो तैयार कर रहे हैं। देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क साफ अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता कि हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है वो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गैरसैंण में जन आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके बाद प्रदेश में सियासत जो है वो तेज हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप बताया था, जिसके बाद से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान का विरोध जो है वो तेजी से होने लगा है। इसी को लेकर गरिमा दसौनी ने भी ये पलटवार किया है। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल का जो प्रकरण है वो राजनीतिक ना होकर भावनात्मक है। उसने कितनी गहरी अंदर तक चोट पहाड़वासियों के दिलों में की है, उसकी व्यापकता को शायद वो आंक नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कल गैरसैंण में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा गया प्रेमचंद की बर्खास्तगी को लेकर। इसका आह्वान और इसका नेतृत्व दोनों हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया और आज महेंद्र भट्ट ने उस गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप कह दिया। यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी जो उत्तराखंड का गौरव है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है, उनको आज सड़क छाप करार कर दिया गया है महेंद्र भट्ट के द्वारा। हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही है। सरकार के ये सभी प्रयास विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। हमें एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी अकेला जाने में और कहीं भी रहने में डरे नहीं। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगा। ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा वो हमारे देश को नई ऊंचाई लेकर जाएगा। देवी और स्वजनों, मैं इस मान्यता को प्राय अभिव्यक्त करती हूँ कि
हमारे परंपरा में शिव और शक्ति दोनों का समान महत्व है। बिना शक्ति के शिव की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोत के रूप में है। प्रथाएं महिलाओं की प्रगति में बाधक रहे हैं। मेरा मानना है कि इसमें महिला को कम करके आंकने वाले मानसिकता का दोष है। इस दोषपूर्ण मानसिकता का महिला पुरुष की स्वाभाविक विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है। मैं प्रायः कहती हूँ, स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिया है। अगर रथ का एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो रथ कैसे आगे बढ़ेगा। स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग। सभा की सदस्य रही सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालिनी और हंसाबेन मेहता जैसे विभूतियों के योगदान को हम भुला नहीं सकते। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर ख्याति अर्जित करके न केवल सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया बल्कि देश और समाज की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है। चाहे वह विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो या समाज सेवा हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा के प्रति आदर भाव का संचार किया है। आज जो भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो अब देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़नी चाहिए। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा और नौकरी से समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। देश के सभी हिस्सों में विश्वविद्यालयों की दीक्षांत समारोह में मैं जाती हूँ। वहाँ के अपने अनुभवों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उचित अवसर मिलने पर हमारी बेटियाँ असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देवी और स्वजनों, भारत ही नहीं अन्य देशों में भी महिलाओं की वर्कफोर्स में कम भागीदारी होने का एक कारण ये सोच भी है कि महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी ले लेगी या काम पर कम ध्यान दे पाएगी। लेकिन क्या ये सोच सही है? हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि क्या बच्चों के प्रति जो भावी समाज का निर्माण करेंगे, समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब जानते हैं कि परिवार में पहली शिक्षक माँ होती है। अगर माँ अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उसके शिक्षा के लिए छुट्टी ले लेती है तो उसका ये उद्यम भी समाज की भलाई के लिए है। इसीलिए उसी दिशा में, उसी नज़र से उनका देखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। एक माँ अपने प्रयासों से बच्चों के आदर्श नागरिक बना सकती है। मेरा मानना है कि स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त नारी के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। विकसित भारत का संकल्प हम सब का संकल्प है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना होगा। इसीलिए मैं सबसे अपील करूंगी कि महिला को सबल, सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में हर कदम पर सहयोग करें। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि ये पूरे आत्मविश्वास, लगन और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़े और देश तथा समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके संबोधन के लिए। आप सभी से अनुरोध है कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार।